हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बायोलॉजी डोमेन का मेजर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस है वो कौन सा है, और उसके अंदर वो एनसीईआरटी बेस्ड, जैसा हमने आपको बताया था, 12th क्लास का सिलेबस जो है उसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे लेक्चर्स को स्टडी करेंगे, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो लेक्चर 1 है, जो कि आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 भी है, और इसका नाम जो है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो कितनी टाइप्स का होता है, और रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, और रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम किस तरीके से देंगे, कौन कौन से ऐसे रिप्रोडक्शंस हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में कैरी ऑन करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, और दोनों में से बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा रिप्रोडक्शन बेस्ट है। तो इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन ये चैप्टर 1 जो है आपका, वो ये जो रिप्रोडक्शन की पूरी यूनिट है ये टोटल 4 चैप्टर्स में डिवाइड है। यहाँ पे पहला चैप्टर जो है आपका वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 2 है। चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चैप्टर 4 जो है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये सब्सिक्वेंट टोटल 4 लेक्चर्स होंगे जो कि आपको डिलीवर किए जाएंगे। इनमें से जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन एक्चुअली में है क्या, इसकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे। तो इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका जिस तरीके से, और एक जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर आपके सिंगल पेरेंट है, या फिर दो पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, उनके आपस में मैटिंग करने से, या फिर जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है आपका, जिसकी सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका फर्दर डिवाइड करके, या फिर किसी भी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नई ऑफ स्प्रिंग को डेवलप करेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग है ना, फ्रॉम द पेरेंट सेल। और वो कैसे होगा, देखो बायो आप यहाँ पे देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो आप किस तरीके से करेंगे। तो इसके अंदर ये है कि जो रिप्रोडक्शन है आपका, अब ठीक है। तो ये देखिए, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर द यंगर वंस प्रोड्यूस्ड। यंगर वन प्रोड्यूस का मतलब है कि जो न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर, और किस तरीके से होंगे तो आप देखिए, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एंड दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। आइडेंटिकल का मतलब है कि जैसे जैसी स्पीसीज आपकी पेरेंट जो सेल्स हैं वैसी रहेंगी, जो पेरेंट हैं आपके ऐसे उनकी जैसी ही बॉडी डिजाइन, बॉडी स्ट्रक्चर्स आपकी रहेगी, उनके जैसा ही बॉडी डेवलपमेंट आपके अंदर होगा। तो इसका मतलब है कि जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी वो डेवलपमेंट में कैसी होगी, पेरेंट्स के जैसी होगी। और इसके अंदर क्या होगा, दिस फिनोमिना इज सिग्निफिकेंट इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन जो है वो नेसेसरी क्यों है, स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए। सपोज अगर ह्यूमन आज रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, तो उसकी जो स्पीसीज होगी उसका नंबर जो होता जाएगा स्पीसीज का, वो पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी, और एट द एंड वो एंडेंजर की कैटेगरी में आ जाएगी, और उसके बाद में एक दिन ऐसा आएगा कि वो परमानेंटली एक तरह से विलुप्त हो जाएगी। उसी तरीके से एक तरह से एक्सटिंक्ट हो जाती है। और फॉर एग्जाम्पल एक व्हाइट राइनासोर का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। व्हाइट राइनासोर का जो एक स्पीसीज होती है राइनो की, जो कि व्हाइट कलर का बेसिकली होता है। तो लास्ट जो व्हाइट राइनो जो था वो आपके अफ्रीकन कंट्री में था, सूडान के अंदर, और वहां पे उसका वो अपनी स्पीसीज का लास्ट मेंबर बचा था। उसके अलावा मेल फीमेल जो है वो सब उसके जितने भी मेंबर्स थे उस व्हाइट राइनो के, वो सारे के सारे एक तरह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर स्पीसीज अगर फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगी, तो उस केस में क्या हो सकता है, स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो सकता है। तो इसीलिए कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपके रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है रिप्रोडक्शन इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस। इसका मीनिंग क्या है, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस लाइक, आप देख रहे हो कि हमने एग्जांपल दिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ब्रीदिंग का, डाइजेशन का। तो इन तीनों में से कोई भी अगर एक सिस्टम भी आपका फेलियर कर जाता है, तो उस केस में लाइफ डेंजर में आ जाती है। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसा है कि अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम ना कर रहा हो, तो वो ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ साइकिल तो पूरा कर लेगा, बस वो आगे जो है अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन को ये बोला गया है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनके बिना लाइफ जो है वो कंटिन्यूटी में नहीं रह पाती। यानी कि आप
जैसे अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई प्रॉपर जो वेस्ट डिस्पोजल है आपकी बॉडी का वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या फिर ब्रीदिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब वाइटल ऑर्गन्स आते हैं जो अगर काम नहीं करेंगे तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है, पर्सन की डेथ हो सकती है, वो आगे लाइफ को कंटिन्यू नहीं करता। लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन टू मोड्स। एक तो होता है आपका कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप एक एक करके इनको देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका आता है यहां पे, ये आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो आएगा आपका वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ खास बातें होती हैं जो आपको अभी मैं बताने जा रहा हूं। इस पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं वो आपके रहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली क्या है, सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में टू पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। टू पेरेंट, यहाँ पे सिंगल पेरेंट, यहाँ पे टू। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका पॉइंट वो आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनती है, यानी कि जो डॉटर सेल्स बनती हैं, वो एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं अपने पेरेंट्स की। एसेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपी का मतलब है एक तरह से क्लोन ही होती हैं, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। तो लेकिन यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, मदर फादर दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बेबी बनेगा वो मदर फादर से थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टर का होगा, वो एक हाइब्रिड होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनते हैं आपके हाइब्रिड मिक्सचर बनते हैं, यानी कि हाइब्रिड बनते हैं। और इसके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसके लिए कोई गेमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन, यानी गेमेट फॉर्मेशन, यानी कि आपका जो स्पर्म है, ओवम है, ऐसे पोलेन है और ओव्यूल्स हैं, ऐसे गेमेट्स को फॉर्म करने की कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। तो इसलिए हम क्या क्या लिख सकते हैं कि इसके अंदर नो गैमेट फॉर्मेशन, इसके अंदर कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। और यहाँ पे क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन अकर्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवम बनेंगे, प्लांट के केस में पोलेन एंड ओव्यूल बनेंगे। उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें गैमेटोजेनेसिस और कई तरह के प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन की भी नीड नहीं होती। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि नो फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रेजेंट रहता है और ये थोड़ा सा क्विक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्विक होगा क्योंकि इसके लिए कोई गैमेट नहीं बनाने हैं, कोई फर्टिलाइजेशन के लिए वेट नहीं करना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है उनका वेट नहीं करना है। तो इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैरेटिवली क्विक रहता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपका थोड़ा सा स्लो रहता है, कंपैरेटिवली स्लो रहता है। उसके अंदर आपको समय लगता है, धीरे धीरे पहले गैमेट बनेंगे, उसके बाद में गैमेट रिलीज होंगे, फिर उनका फ्यूजन होगा, सिनगेमी होगी और फिर आगे जाके ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। अब आप आगे देखिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। आप देखिए कि इसके अंदर क्या लिख रखा है, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ए सिंगल पेरेंट ओनली। ठीक है, सिंगल पेरेंट से ही क्या है, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाती है। जैसा कि हमने अपनी इस टेबल में लिखा है कि सिंगल पेरेंट से ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है, और इसके अंदर ये जो सिंगल प्रोटीन बनती है आइडेंटिकल रहती है, अपने पेरेंट्स के डिट्टो रहती है। जैसे आपके पेरेंट्स रहेंगे वैसे ही क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग होगी वो होगी, जैसे आपके पेरेंट्स हैं वैसे ही ऑफस्प्रिंग है, जैसे माँ बाप है वैसे ही बच्चे हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स आपके रहते हैं कि कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं, कौन कौन से ऐसे मीडियम्स हैं जिनसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। तो वो होते हैं आपके, एक बहुत सारे होते हैं, इनमें कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, जैसे बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, बाइनरी फिजन है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, और इसके अलावा भी कुछ और प्रोसेसेस हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। अब इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पे इस जगह पे आप देख रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला मोड है वो है आपका बडिंग। बडिंग के केस में बडिंग का मतलब होता है कि जैसे एक ये इसका मेजर एग्जांपल इसका हाइड्रा है, तो हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग यानी कि रीजनरेटिव सेल्स। यहाँ पे हाइड्रा के अंदर क्या रहता है, ये एक हाइड्रा का सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक छोटी सी बड डेवलप होती है और ये बड जो है वो धीरे धीरे एनलार्ज करती जाएगी, इसके हाइड्रा के डेंड्राइट्स वगैरह बन जाएंगे
और फिर बाद में ये हाइड्रा, जो छोटा हाइड्रा रहता है जो उसके ऊपर ग्रो करता है, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो आप देखिए कि ये जो स्मॉल हाइड्रा है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और नया हाइड्रा बना देगा। और इस तरीके से एक हाइड्रा से, यानी कि आप देखिए सिंगल पेरेंट हाइड्रा से और एंड में 2 हाइड्रास टोटल बन चुके हैं। एक हाइड्रा पेरेंट सेल ऐसे कैसे है और जो छोटी सेल्स है यानी कि जो छोटा हाइड्रा है वो इससे सेपरेट हो जाता है। लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई गैमेटिक फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट वगैरह जो है कुछ स्टार्ट नहीं। इसके अंदर आपको छोटा सा हाइड्रा यहाँ पे ग्रो करेगा, जो पेरेंट सेल की बॉल मदर सेल है उसी के ऊपर ग्रो करेगा, मदर बॉडी पे ही, और उसके बाद में सेपरेट हो जाएगा मैच्योर होने के बाद में। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट एग्जांपल है वो किसका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो हाइड्रा है और यीस्ट है। हाइड्रा और यीस्ट जो है ये बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप वो आता है फ्रेगमेंटेशन। ये देखा जाता है आपका स्टारफिश में, कुछ वर्म्स में, प्लांट्स में और लाइकेन्स में। यहाँ पे आप देखिए कि एक सिंगल, किस तरह से एक सिंगल स्टारफिश का एक आर्म जो थी वो छोटी सी कट हो गई। कट होने के बाद में इसी कटेड आर्म से ही एक नई स्टारफिश यहाँ से डेवलप हो गई और उसके बाद में एक स्टारफिश से कितनी स्टारफिश हो गई, 2 स्टारफिश हो गई। तो ये एग्जाम्पल जो है ये किसका एग्जाम्पल है कि एक फ्रेगमेंटेशन यानी कि बॉडी का कोई भी फ्रेगमेंट अगर टूट के गिर जाता है तो वो किस तरीके से फर्दर नए ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट कर सकता है। तो इस तरीके से ये एग्जांपल जो है ये फ्रेगमेंटेशन का है स्टारफिश के अंदर। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन आपको मिलता है फंगस वगैरह के अंदर जहां पे स्पोर्स बनाए जाते हैं। स्पोरुलेशन का मतलब है कि छोटे 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 स्पोर्स बना दिए जाएंगे और वो एक सैक में उनको पैक करके रखा जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे रेड कलर में दिखाई दे रही है, इन सैक्स में आपको इनमें पैक करके रखा जाएगा और इन सैक्स को हम बोलते क्या है, इनको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। तो इस स्पोरेंजिया में ढेर सारे क्या हैं आपके स्पोर्स हैं और वो स्पोर्स एक जब ये स्पोरेंजिया पूरी बस्ट हो जाती है तो अंदर के जितने भी स्पोर्स होंगे इसमें से वो आसपास के एरिया के अंदर और ये गिर जाते हैं और नया जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसका फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये फंगल हाइपे का आपको दिखाया गया है यहाँ पे। इसके ऊपर ये जो बनी हुई है क्या है, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया अगर बस्ट होगी, देखिए यहाँ पे बस्ट हो रही है, तो इससे क्या है कि जो आप देखेंगे कि यहाँ से बस्ट होने से इसके क्या होगा कि अल्टीमेटली यहाँ से जो स्पोर्स वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। इस जगह से स्पोर्स वगैरह डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स जो थे वो इस तरीके से पैक रहते हैं और जैसे ही ये बर्स्ट करती है तो वो स्पोर्स भी बाहर आ जाते हैं। तो ये जो एग्जांपल है आपका, ये किसका है, स्पोरुलेशन का एग्जांपल है। इस तरीके से स्पोरुलेशन इसका, और इसके जो स्पोरुलेशन के मेजर एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे, तो वो है आपका राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस एंड म्यूकर जो है वो किसका एग्जांपल है, स्पोरुलेशन का। कई बार क्वेश्चंस में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको ऑप्शंस पूछे जाते हैं जिनके अंदर से स्पोरुलेशन का एग्जांपल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए एग्जांपल ऑफ स्पोरुलेशन। तो उसमें आपको हमेशा हमेशा याद रखना है कि फंगस जो है वो बेसिकली स्पोर बनाती है और ये मेजर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंगस में वो स्पोरुलेशन से ही होता है। नेक्स्ट जो आता है इसके अलावा वो आपका आएगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो है ये बहुत इजी टाइप ऑफ एक रिप्रोडक्शन है। इसके अंदर आप देखिए कि एक सिंगल सेल जो होती है वो सिंगल सेल, ये वाली सिंगल सेल है ये, और किस तरीके से ये सिंगल सेल जो है ये आगे जाके फर्दर, ये एक सिंगल सेल है, ये फर्दर इस तरह से बीच में से डंबल शेप ले लेती है। जैसे एक सेल ए है तो ये सेल ऐसी शेप ले लेती है, उसके बाद में ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाता है और नीचे वाला पार्ट अलग हो जाता है। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब होता है 2, तो एक सेल से अगर 2 सेल्स बन रही हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रहना चाहिए कि बाइनरी फिजन के जैसा ही एक और डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो उस केस में क्या है, उसमें भी फिजन वर्ड आता है, लेकिन मल्टीपल फिजन में, बाइनरी फिजन में आपके डॉटर सेल्स जो है टोटल वो कितनी बन रही हैं, 2 बन रही हैं। लेकिन मल्टीपल फिजन के केस में जो डॉटर सेल्स होंगी वो 2 से ज्यादा बनेगी। तो इसीलिए क्या है, मल्टीपल फिजन बाइनरी फिजन से डिफर करता है थोड़ा इस तरीके से। तो ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है और इसके जो मेन एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन के वो है अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना। ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये किससे डिवाइड करते हैं, बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं।
और मल्टीपल फिजन यानी कि एक ही सेल से बहुत सारे न्यू सेल्स बन जाएंगी। बाइनरी फिजन में 2 सेल बनती है, मल्टीपल फिजन में बहुत 2 से ज्यादा बनती है। तो इसीलिए वो बनेगी आपके प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोन्स एंड आपके जो एल्गीज वगैरह रहते हैं वो मल्टीपल फिजन से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डायग्राम आता है वो आता है ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। इससे कई बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। आपको जो मैंने टाइप्स बताए हैं, चाहे वो बाइनरी फिजन हो, चाहे वो आपके बडिंग हो, चाहे वो स्पोरुलेशन हो, और किस तरीके से एग्जाम्पल, एक्चुअली इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आप जैसे फर्स्ट वाला आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें स्पोर्स बन रहे हैं। एक ही सेल के अंदर ढेर सारे स्पोर्स बन गए और उसके बाद में ये स्पोर्स आगे जाके डिस्पर्स हो जाते हैं और नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये स्पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्पोरुलेशन का एग्जांपल है। उसके बाद में जू स्पोर्स, ये जो है ये आपके दूसरी तरह के स्पोर्स बनते हैं, है ना। ये बनते हैं आपके पेनिसिलम में, और ये इसके टर्मिनल्स के ऊपर ये स्पोर्स बन रहे होंगे, आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो टर्मिनल्स के ऊपर क्या बनेंगे, ये इस तरह के स्पोर्स बनेंगे। और ये जो स्पोर्स होते हैं आपके, ये क्या करेंगे, ये जो स्पोर्स होते हैं टाइम आने के ऊपर ये सेपरेट हो जाते हैं और हर एक स्पोर से नई पेनिसिलिन की बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नई पेनिसिलिन की बॉडी का फॉर्मेशन होने के लिए स्पोर्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये स्पोरुलेशन का एग्जांपल है, ये आपने पढ़ लिया है। एक छोटी सी बड डेवलप होगी हाइड्रा पे और ये बड टूट के नया हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेती है। यहाँ पे तीसरा जो आता है आपका, लास्ट जो आता है यहाँ पे डायग्राम डी वाला, ये दे रखा आपको स्पॉन्ज के अंदर। स्पॉन्जेस जो रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या रहता है, ये यहाँ पे एक माउथ है ये वाला, और उसके बाद में ये इनकी मेन बॉडी रहती है। और इसके अलावा जो ये चारों तरफ है, ये आपका क्या बना रखा है, गेम्यूल्स बना रखी है इन्होंने। तो स्पोर्स जो होते हैं, स्पंज जो होते हैं, वो क्या करेंगे, गेम्यूल फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि इसके अंदर आप देखो इतने सारे जो है ये छोटे छोटे गेम्यूल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, और ये पर्टिकुलर एक गेम्यूल्स जो होगी वो आगे जाके फिर बाद में नए स्पंज बॉडी का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरीके से क्या है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपके दिया हुआ है। नेक्स्ट जो अपन लेंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, और अभी तक हमने पढ़ा है एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि आगे कौन सा आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट्स के केस में कौन कौन से टाइप का प्रोपेगेशन जो है प्लांट्स के केस में हो सकता है। तो आप एक एक करके देखते जाइए। सबसे फर्स्ट वाला जो दे रखा है वो आपको पोटैटो का एग्जांपल दिया है। पोटैटो के ऊपर आपने देखा होगा छोटी छोटी जो बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। और ये आई बर्ड्स जो होती हैं, इन्हीं से बाद में नए पोटैटो का फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है। तो इसीलिए ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ये रहता है कि प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट जो होगा उसी से ही बाद में नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो प्लांट का जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, ये तीनों पार्ट जो होते हैं ये कैसे पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो रूट, स्टेम, लीव से अगर कोई नया प्लांट बन रहा है किसी भी प्लांट के केस में, या किसी भी छोटे प्लांट के, हर्ब्स के केस में ऐसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो होता है, जो पोटैटो रहता है, इसके अंदर क्या है, ये जो बर्ड्स बनती हैं इसमें कोई दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, गेमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। अब आप यहाँ पे फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो किसका है, आपका आइज ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो का एग्जांपल है। ये जिंजर का एग्जांपल है। जिंजर के अंदर क्या होता है, राइजोम्स डेवलप हो जाती हैं, रूट्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और इसी से क्या है कि एक जिंजर से ही फिर ढेर सारे इसके जो आसपास के प्लांट्स है वो बनना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है आपका बल्बिल जो स्ट्रक्चर बनती है इस तरह की, वो एगेओ में बनती है, एगेओ में बल्बिल बनता है, और इससे फिर बाद में नए प्लांट्स जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा आता है आपका जैसे ब्रायोफिलम जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, इस तरह के प्रोपेगेशन में लीव्स जो होगी वो टूट के नीचे गिर जाएगी, और गिरने के बाद में यहाँ पे इसी लीव से ही आप देखोगे ध्यान से, तो आप ध्यान से देखें तो इसी लीव के कॉर्नर से जो ये है, यहीं से रूट्स वगैरह डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी और नए प्लांट छोटे छोटे यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्लांट बन रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, ये क्या है, इसी लीव के टूट के गिरने से और दूसरी जगह पे सेम प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा। बाद में जाके यही क्या है, बाद में फ्यूचर में प्लांट बन जाएंगे। तो ये जो था आपका, ये इसका एग्जाम्पल क्या है, जो लीफ वेजिटेशन का एग्जाम्पल जो होगा वो कौन सा होगा, लीफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम के अंदर आपके क्या होगा, लीफ वेजिटेशन होगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो आता है वाटर हाइसिंथ का एग्जाम्पल। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
इसके अंदर क्या होता है, जो इसका पर्टिकुलरली एक तरह से देखें तो कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम ऑफसेट बोलते हैं। ये ऑफसेट जो है, स्टेम जो होता है वो आपके आपके नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है, लेकिन जो ये होगा आपका, है ना, ये वर्टिकली ग्रो करता है। नॉर्मल स्टेम जो होता है वो इस तरीके से ग्रो करेगा, लेकिन जो आपके ये है ऑफसेट जो स्ट्रक्चर्स रहती हैं वाटर हाइसिंथ के केस में, ये स्ट्रक्चर्स आपके हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं, वर्टिकली ग्रो नहीं करके हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं, इसीलिए इस तरीके से ये रहती हैं। इसी वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बंगाल के केस में क्या था, जो आपका सुंदरवन का एरिया है और जो भी पानी का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर ये क्या करता है, पूरे के पूरे 1 से 2, 2 से 4 प्रोपेगेट होते-होते और पूरे जो वाटर आपका जो एरिया रहता है उसको कवर अप कर लेते हैं और पूरे पॉन्ड को कवर कर लेंगे। पॉन्ड को कवर करने की वजह से उस पॉन्ड के अंदर जो फिशेस और एक्वेटिक लाइफ है जो नीचे की तरफ रहती है, उस तक प्रॉपर ऑक्सीजन और लाइट वगैरह जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, और उसकी वजह से जो होता है ऊपर ऊपर पूरे पानी के ऊपर वाटर हाइसिंथ जो है वो फैल जाती है, और उसकी वजह से जो दूसरे प्लांट्स होते हैं, दूसरी लाइफ फॉर्म्स रहती हैं उसी सेम वाटर में, उनकी लाइफ के ऊपर डेंजर आ जाता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर हाइसिंथ। तो ये आपके कितने हो गए, 5 तरह के हो गए एग्जाम्पल्स जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी क्या है, आपके एनसीईआरटी डायग्राम्स हैं। ये सारे क्या है, एनसीईआरटी डायग्राम्स। तो इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, तो इन्हीं डायग्राम्स में से कुछ आपको पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस दे दिए जाएं, है ना, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन दे दिए जाएं, और उनके अंदर आपको ये पूछा जाए कि जैसे आइज प्रोपेगेशन किस में होता है, पोटैटो में होता है। राइजोम किस में मिलेगा आपको, तो जिंजर में मिलेगा। उसके अलावा बल्बिल जो स्ट्रक्चर मिलती है किसमें मिलती है, एगेओ में। और लीफ बर्ड्स जो होती हैं उससे प्रोपेगेशन किस में मिलेगा आपको, ब्रायोफिल्लम में। और वाटर हाइसिंथ के अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑफसेट मिलेगा। ऑफसेट का मतलब है कि वही स्टेम जो वर्टिकली ग्रो ना करके इस तरीके से ग्रो करता हो, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता हो, पैरेलल ग्रो करता हो ग्राउंड के, तो इस तरीके से सरफेस के पैरेलल ये ग्रो करेंगे। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज में आपको इतना पता रहना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है कि इसके अंदर जो ये एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की जो है कॉपी होते हैं, और ये क्विक रहता है। इसके अंदर कोई आपके गेमेटोजेनेसिस वगैरह का कोई नीड नहीं है, फर्टिलाइजेशन का नीड नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, ये एक तरह से इजी प्रोसेस है। इजी प्रोसेस है तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होने की वजह से और इसके कई सारे एडवांटेजेस रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिंगल पेरेंट से ही क्या होता है, सिंगल पेरेंट इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, तो इसीलिए उसको अपने पार्टनर मेट को ढूंढने के लिए कोई भी उसको आवश्यकता नहीं है, और सिंगल पेरेंट ही इसके अंदर नई जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा आता है कि द प्रोसेस इज फास्टर, ये क्विकर प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर गेमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए गेमेटोजेनेसिस का टाइम बच जाता है, फर्टिलाइजेशन का टाइम बच जाता है, और इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्विकर रहता है। और इसकी ये लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि इसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जो रहती है आपकी वो इतनी नहीं रहती, ये लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है? ये लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहेगा इसके अंदर। और आपको इसके अंदर जो वेरिड इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर ये कर सकते हो। जैसे मान लो कि हार्श कंडीशंस आ जाती हैं, सम टाइम वाटर अवेलेबिलिटी उतनी नहीं रह पाती ऑर्गेनिज्म के पास में। कई बार ऐसा होता है कि हार्श कंडीशंस इतनी आ जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल नहीं है सर्वाइवल के लिए। तो ऐसी हार्श कंडीशंस के अंदर इमीडिएटली उसको कोई पार्टनर ढूंढने की जरूरत नहीं है, और वो क्या कर सकता है, फास्ट रिप्रोडक्शन कर सकता है। और इसीलिए क्या है, ये वेरिड इन्वायरमेंट के अंदर हो सकता है। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट, प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो है आपका वो सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है। आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन से हैं, और उनके एग्जांपल्स जो आपको हमारे लेक्चर में बताए गए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में भी आ सकता है आपको ऐसे। तो इस तरीके से रहता है। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से पूरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे एनिमल्स के केस में आप देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको मैंने बताया था कि गेमेटोजेनेसिस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि गेमिट फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे रिक्वायर होगा। गेमिट फॉर्मेशन के केस में आप क्या लिखेंगे
जैसे ये गैमेट फॉर्मेशन के केस में आप क्या लिख सकते हैं कि आप देखिए कि मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे, फीमेल में एग बनेगी। तो ये भी गैमेट है, यहाँ पे ये मेल गैमेट है, और ये भी जो है ये फीमेल गैमेट है। ये फीमेल के अंदर गैमेट्स है, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। ये एग है, इसका साइज जो है वो स्पर्म से थोड़ा सा बड़ा रहता है, और स्पर्म का साइज जो है वो आपका इतना रहेगा, ऐसे। तो स्पर्म जो है कंपेरेटिवली स्मॉल होता है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो। फिर जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के टाइम में स्पर्म जो है वो फ्यूज करेंगे एग के साथ में, एक स्पर्म फ्यूज करेगा, और उसके बाद में डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो पहले जाइगोट बनेगा जो कि 2n होगा, क्योंकि ये भी n है, इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो जो जाइगोट बनेगा आपका पूरा, वो कैसा बनेगा, 2n बनेगा। उसके बाद इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो उससे एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से बाद में जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होता है, लिटिल वन, यंगर वन ऑर्गेनिज्म जो है, उसको आप प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स हैं। इसको दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होगा, है ना। गैमेट फॉर्मेशन के बाद में इनका फ्यूजन होना चाहिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन के बाद में आप देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, और फिर बेबी का बर्थ होता है। तो इस तरीके से ये सारा जो है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एनिमल्स के केस में इस तरीके से होता है, यानी कि मेल गैमेट अलग, फीमेल गैमेट अलग, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, उसके बाद में एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो जो होता है फर्दर बाद में बेबी में कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू। और प्लांट के केस में क्या होगा, प्लांट के केस में आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है पूरी ऐसे फ्लावर की, इस फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर जो बीच वाला पार्ट है गाइनोसियम है, ये एंड्रोसियम है। तो एंड्रोसियम यानी कि मेल स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे आपके एंथर प्रेजेंट रहते हैं। इन एंथर के अंदर जो पोलन पार्टिकल्स रहेंगे, वो पोलन पार्टिकल्स जो है यहाँ पे रहेंगे। तो जो होता है इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे पोलिनेशन की वजह से ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, और ये बाद में पूरा जाइगोट वगैरह बन जाता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद में एंड में सीड बनता है, बिकॉज सीड इज ए प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीड के अंदर छोटा सा एम्ब्रियो रहता है, इस एम्ब्रियो के अंदर स्ट्रक्चर्स रहती है जो कि आपके जैसे प्लूम्यूल्स है, रेडिकल्स है, वो सारी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, और उसके बाद में नया प्लांट जो है वो इससे बना दिया जाएगा। उसका में वापस से इस पे फ्लावरिंग आएगी, वापस से पोलिनेशन वगैरह होगा, वापस से फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में सीड फॉर्मेशन होगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये जो साइकिल है ये प्लांट के केस में यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है आपका, इसमें कौन कौन सी इवेंट्स मेजरली प्रेजेंट रहती है, कौन कौन सी इवेंट्स ऐसी हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर होगी। तो इसमें आप तीन तीन पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं पूरे प्रोसेस को। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, और उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के केस में आप ध्यान देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो फर्टिलाइजेशन से पहले की जो इवेंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसको हम बिफोर फर्टिलाइजेशन इवेंट भी बोल सकते हैं। इनको क्या बोलेंगे, बिफोर फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद में आता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इसको हम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स लिख सकते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद में आपका जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट के बाद में यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, पहली इवेंट ये आ जाएगी। दूसरी इवेंट कौन सी आ जाएगी इसके अंदर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जो जाइगोट जो मेच्योर एम्ब्रियो में बदलेगा, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होगा उसके अंदर ये आ जाएगा। तो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये रहता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर बिफोर फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी इवेंट आएगी, तो गैमेटोजेनेसिस आएगा, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्म और ओवम बनेंगे। प्लांट के केस में पोलन एंड ओव्यूल बनेंगे। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, और उसके बाद में है गैमेट ट्रांसफर, यानी कि एक गैमेट दूसरे गैमेट के पास में जाएगा और फिर बाद में फर्टिलाइजेशन के लिए अप्रोच करेगा। तो गैमेट ट्रांसफर, तो गैमेट ट्रांसफर होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टाइम आता है, नेक्स्ट तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये जो पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है उसके अंदर कितने टोटल कितने आपके वो रहते हैं। तो इसमें तीन तरह की इवेंट्स रहती है। नंबर 1 पे आती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, नंबर 2 पे आएगी आपकी फर्टिलाइजेशन वाली इवेंट्स, और नंबर 3 पे आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, फिर फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो इनके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन से आएंगे, आपका गैमेटोजेनेसिस आएगा, गैमेट फॉर्मेशन आएगा, गैमेट ट्रांसफर आएगा, और इसके बाद में फर्टिलाइजेशन आएगा, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपके जाइगोट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और आफ्टर दैट एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है।
अब एक एक करके क्या है, इन तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये तीनों जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं और कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो इन तीनों इवेंट्स के थ्रू रहती है। सबसे पहले ले लेते हैं अपन ऐसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मैंने आपको बताया कि इस तरह की इवेंट में आप देखेंगे कि जो इवेंट्स रहती है इसमें दो तरह से आप इसको बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट आपको चार्ट में बताया था, एक गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें अगर बिना बिना गैमेटोजेनेसिस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका नहीं होता, तो इसीलिए गैमेटोजेनेसिस होना जरूरी है और उसके बाद में गैमेट ट्रांसफर होना जरूरी है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का क्लोज प्रोक्सिमिटी में आना जरूरी है। मेल फीमेल गैमेट्स हैं, जैसे कि ओवम मीट्स स्पर्म एंड स्पर्म मीट ओवम, तो इस तरह के प्रोसेस जो है वो यहाँ पे रहनी चाहिए। इसके अंदर देख लेते हैं किस तरीके से रहता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आप देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से होता है और उनके गैमेट भी जो हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते हैं जिनमें आप देखिए कि इस तरह का जो है आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जहां पे मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के जैसा ही दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे ये दोनों गैमेट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये दोनों गैमेट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको इस कंडीशन को जब मेल और फीमेल गैमेट स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली सेम हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स। और ये इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोफोरा। तो ये एग्जाम्पल जो है ये क्लेडोफोरा का है और इसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। ये भी ये जैसा होगा वैसा ही ये गैमेट होगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोगैमेट। अब दूसरे उनकी बात कर लेते हैं। दूसरा जो आता है आपका हेट्रोगैमेट्स। आइसोगैमेट का मतलब है दोनों गैमेट सेम होंगे, बोथ द गैमेट्स आर सेम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि आइसोगैमेट्स, बोथ गैमेट्स आर सेम। तो ये आइसोगैमेट्स का एग्जांपल है क्लेडोफोरा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है आपका फ्यूकस। हेट्रोगैमेट्स बन जाते हैं, उसमें आप देखिए कि मेल गैमेट जो है वो स्ट्रक्चर में कैसा है और फीमेल गैमेट देखिए आप स्ट्रक्चर में कैसा है। तो ये जो होता है दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, इसका मतलब ये आइसोगैमेट ना होके कैसे गैमेट होते हैं, हेट्रोगैमेट्स होते हैं। और हेट्रोगैमेट के अंदर दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल ह्यूमन के केस में भी देख सकते हो। ये ह्यूमन ओवम है, ये स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन के ओवम की है और ये ह्यूमन के स्पर्म की है। तो स्पर्म स्ट्रक्चरली दोनों सिमिलर नहीं लग रहे हैं, ऑब्वियसली मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, तो इसीलिए क्या है ये भी हेट्रोगैमेट्स का एग्जांपल है। तो हेट्रोगैमेट्स इन ह्यूमन बीइंग, हेट्रोगैमेट्स, ये एग्जांपल किसका था, फ्यूकस का। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये पूरे इसमें होते हैं। दोनों गैमेट्स अगर एक जैसे हैं तो वो आइसोगैमेट्स हैं और दोनों गैमेट्स अगर डिफर करते हैं एक दूसरे से तो उस केस के अंदर वो क्या होते हैं, हेट्रोगैमेट्स रहते हैं। तो आगे देखिए नेक्स्ट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्री फर्टिलाइजेशन होगा उसके अंदर आप देखिए कुछ सेक्सुअलिटी से रिलेटेड टर्म्स आती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि मेल एंड फीमेल जो है वो सेम ऑर्गेनिज्म में होगा, सेम बॉडी के अंदर। जैसे कि मान लो ये एक अर्थवॉर्म है और अर्थवॉर्म के अंदर क्या होगा, आपके किसी चैम्बर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कोई चैम्बर ऐसा है जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसका मतलब है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म, और वो मेल भी वही है और फीमेल भी वही है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि दोनों तरह की सेक्सुअलिटी कंटेन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स, ठीक है ना, ये बोलते हैं, या फिर हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स भी बोलते हैं। और यूनिसेक्सुअल एनिमल्स का मतलब होता है कॉकरोच। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी, जैसे कि ह्यूमन के केस में होता है। मोनोसियस प्लांट्स, प्लांट के केस में क्या बोलेंगे, मोनोसियस का मतलब है सिंगल फ्लावर हैव बोथ द स्ट्रक्चर्स, यानी कि उसके अंदर मेल भी है और उसके अंदर फीमेल भी है। सिंगल फ्लावर्स हैव बोथ द स्ट्रक्चर्स, तो आप इसके अंदर देख लो सिंगल फ्लावर्स हैव बोथ द स्ट्रक्चर्स। तो ये होता है एग्जांपल, इसका क्या है, चारा, कारा। और यूनिसेक्सुअल एनिमल का एग्जांपल कॉकरोच, बाइसेक्सुअल का एग्जांपल आपका अर्थवर्म। और डायोसियस प्लांट ऐसा होता है, मोनोसियस प्लांट का मतलब है कि जैसे ये एक फ्लावर है और इसी फ्लावर के ऊपर आपके
मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन जो हैं वो प्रेजेंट है ना। ये फीमेल स्ट्रक्चर है और ये मेल स्ट्रक्चर्स हैं। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस। और डायोसियस प्लांट के केस में क्या होगा कि दो प्लांट्स डिफर करेंगे। जैसे कि आपके यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें मेल प्लांट सेपरेट होगा, ये सेपरेट है, और फीमेल प्लांट जो है वो दूसरा है, यानी कि फीमेल और मेल प्लांट जो है वो सेपरेट सेपरेट होंगे। अब आप एक एक करके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप इनको बिल्कुल लर्न करिए, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में आपको यही पूछा जाएगा कि मोनोसियस और मोनोसियस ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल दीजिए। तो मोनोसियस है आपका कारा, एंड डायोसियस है मार्केंसिया प्लांट के केस में। यूनिसेक्सुअल एनिमल यानी कि जो मेल फीमेल सेपरेट रहते हैं, तो कॉकरोचों के अंदर मेल फीमेल सेपरेट रहते हैं। अर्थवर्म में एक ही बॉडी के अंदर मेल ऑर्गन्स भी रहते हैं और फीमेल ऑर्गन्स भी रहते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका उसके बाद में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, वो आता है गैमेटोजेनेसिस। इसमें दो इवेंट हमने पढ़ी थी कि एक तो गैमेटोजेनेसिस और एक गैमेट ट्रांसफर, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर। तो अब हम पढ़ेंगे गैमेट फॉर्मेशन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। तो उस केस में आप ध्यान में रखिए कि आप यहाँ पे देखिए कि जो गैमेटोजेनेसिस के ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड सेल्स रहती हैं, और वो सेल्स, ये सेल्स रहती हैं आपकी जर्म सेल्स, और ये जर्म सेल्स ही आगे जाके आपके गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहती हैं। ये सेल डिवाइड करती हैं कौन से सेल डिवीजन से, मियोटिक सेल डिवीजन से। यानी कि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 2n है, तो जो डॉटर सेल्स होंगी उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर मान लीजिए कि 20 है मियोसाइट सेल्स में, तो बाद में इनके जो गैमेट बनेंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर आपका 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मियोसाइट सेल्स जो होती हैं वो इटसेल्फ क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, वो 2n होती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उनके आगे अगर अपन जाएं, मियोटिक सेल डिवीजन उनमें हो जाता है, तो उसके बाद में जो उनसे गैमेट बनेंगे वो गैमेट्स कैसे होंगे आपके 2n ना होके n होंगे, यानी हैप्लॉइड्स होंगे। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर कौन सी सेल इन्वॉल्व रहती है। तो मियोसाइट्स इन्वॉल्व रहती हैं, बट मियोसाइट इटसेल्फ कैसी होती है, 2n रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट, तो ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया। गैमेट फॉर्मेशन के बाद में आप देखेंगे कि गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट जब बन गए, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि जो एंथर वाला पार्ट है, इस जगह पे, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे क्या बन गए, जो एंथर वाला पार्ट है इसके अंदर छोटे 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 क्या बन गए, एंथर बन गए ढेर सारे, ये। और ये जो है ये फीमेल वाला पार्ट है, गाइनोजियम। तो गाइनोसियम के अंदर ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर आपको क्या मिलेंगे, ओव्यूल्स मिलेंगे ऐसे। उन ओव्यूल्स को ये फर्टिलाइज कर देते हैं। तो देखिए कैसे होगा, पहले यहाँ पे गैमेट, यहाँ पे मेल गैमेट बन चुके हैं, यहाँ पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। तो गैमेट ट्रांसफर होने का मतलब है कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के क्लोज प्रोक्सिमिटी में हमें लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, आप देखिए यहाँ पे। तो जो पॉलिनेटर्स होते हैं, यानी कि जैसे बी वगैरह जो होती है वो इनके ऊपर बैठती है, और उस दौरान क्या रहता है, इनके जो पॉलेंस रहते हैं छोटे छोटे, वो इनके पैरों के ऊपर चिपक जाते हैं ऐसे, इस जगह से ऐसे। और उसके बाद में जब ये नेक्स्ट फ्लावर पे जाके बैठती हैं, तो वहां के स्टिग्मा के ऊपर ये सेम पोलेन जो इसके पैरों के चिपके हुए हैं, इसकी बॉडी के चिपके हुए हैं, वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देती है। तो स्टिग्मा जो रहता है, स्टिग्मा, उसके बाद में स्टाइल, फिर ओवरी। ओवरी के अंदर आपको क्या मिलते हैं, ओव्यूल्स मिलते हैं। तो आप देखिए कि जब ये इस तरीके से गैमेट ट्रांसफर हो जाते हैं, स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं, यानी कि एक फ्लावर से या फिर सेम फ्लावर के इसके ऊपर भी जा सकते हैं, उसको भी गैमेट गैमेट ट्रांसफर कहेंगे। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से जो मेल गैमेट है वो आपका फीमेल गैमेट के पास में पहुंच जाना चाहिए, या फिर फीमेल गैमेट वाली जो पूरी स्ट्रक्चर है, फीमेल स्ट्रक्चर से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसके पास में पहुंच जाना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। प्लांट के केस में पॉलिनेशन बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है आपका, ये आता है फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने क्या देखा, गैमेट फॉर्मेशन देखा, जो मियोसाइट सेल थी, जो डिप्लॉयड थी, उनसे क्या बन रहा था, एन यानी कि हैप्लॉयड सेल्स बन रही हैं। अब पोस्ट फर्ट और साथ के अंदर हमने गैमेट ट्रांसफर देखा कि एक गैमेट जो है दूसरे गैमेट के क्लोज प्रोक्सिमिटी में कैसे आता है। उसके बाद में जो आता है नेक्स्ट इवेंट जो रहेगी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो रहेगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इस केस में आप देखो तो यहाँ पे क्या होगा कि जो
सिनगेमी होगी यहाँ पे। सिनगेमी का मतलब है कि जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम क्या कहेंगे, सिनगेमी के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए कि जो सिनगेमी होगी और उसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये मान लीजिए कि ओवम है, ये स्पर्म है, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, इनके न्यूक्लियस जो है वो मिक्स हो जाएंगे और 2n न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ये जाइगोट अब फर्दर आगे जाके क्या करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से सेल बनाता जाएगा और उसके बाद में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर धीरे धीरे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होंगे, उनसे फिर बाद में जो मेच्योर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है आपका, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी, हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ ली। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर। फिर हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ी है, इसके अंदर आपने क्या देखा है, मेल एंड फीमेल गैमेट जो आपस में फ्यूज करते हैं, सिनगेमी होती है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होती है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर जो जाइगोट आपका बना है वही जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और उसके बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे। न्यू ऑर्गेनिज्म के केस में जैसे कि मान लो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो आपने बर्ड्स के केस में देखा होगा कि जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे दो तरीके से हो सकते हैं, ओविपेरिटी शो कर सकते हैं या विविपेरिटी शो कर सकते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो होंगे आपके, ये क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ओविपेरस एनिमल्स, ये एग प्रोड्यूस करेंगे। ओविपेरस एनिमल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग। और एग के अंदर आपका ऑर्गेनिज्म होगा, ये ऑर्गेनिज्म एग के अंदर है और ये डेवलप होता है। जैसे कि आपने देखा है चिड़िया वगैरह जितनी बर्ड्स होते हैं वो अपना एग दे देते हैं और एग के अंदर फिर क्या होता है, मतलब बॉडी से बाहर उनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो होता है, इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर दे देते हैं। तो ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स हैं दोज ले एग्स। और विविपेरस एनिमल्स कौन से हैं, जो डायरेक्ट लिटिल वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यंगर प्रोजेनी को डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो है वो एग प्रोड्यूस ना करके क्या करता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो ह्यूमन के अंदर इंटरनली मदर की वोम में होता है। तो इसीलिए क्या है कि जो यंगर प्रोजेनी है डायरेक्टली वो प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है कि ये क्या है, विविपेरस है और नया ऑर्गेनिज्म जो है इन दोनों से ही बनता है। तो ओविपेरस और विविपेरस इन दोनों में से ज्यादा रिस्की कौन सा होता है, रिस्की रहता है आपका ओविपेरस, क्योंकि विविपेरस के केस में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो मदर की वोम में रहता है, इसलिए वो सेफ है। लेकिन ओविपेरस के केस में जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहेगा, वो बॉडी से बाहर रहता है। और मान लीजिए कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से वो एग जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके साथ में जो डेवलपिंग आपका जो एग एम्ब्रियो रहता है वो भी उससे क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका थिंग्स। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म आपने देख लिए। यहाँ पे आपने जो 3 तरह की इवेंट्स थी इस डेवलपमेंट के अंदर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 3 तरह की इवेंट्स हमने पढ़ी है इस चैप्टर में। वो कौन कौन सी हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, और थर्ड जो आता है आपका वो कौन सा आएगा, जो एम्ब्रियो जेनेसिस यानी कि जो मेच्योर एम्ब्रियो फॉर्मेशन है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर जनरली ये आता है। तो ये थे आपके एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा बताएंगे, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें नए कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वेरिएशन क्रिएट होते हैं, और वेरिएशन ही हमेशा किसके लिए जरूरी रहते हैं, आपके जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कंट्रीब्यूटिंग एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डायरेक्ट उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते, हाइब्रिड नहीं बनते, जैसे पेरेंट्स रहते हैं सेम के सेम कैरेक्टर्स किसमें आ जाते हैं, बेबी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस वगैरह के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में दे दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।